तो हमारा अगला टॉपिक है केपलर लॉ। केपलर जो थे वो सर आइजैक न्यूटन के गुरु थे। तो उन्होंने उनको जो है ना प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए अच्छा लगता है। तो बचपन से ही प्लैनेट्स को देखकर क्यूरियस थे कि क्या प्लैनेट्स में चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के बेस के हिसाब से उन्होंने कुछ लॉज बनाए, ठीक है, और वो सटीक एप्लीकेबल भी है, ठीक है। तो उन्होंने 3 लॉ लॉ बनाए केपलर ने। तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है हमारा, क्या कहता है, द लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहती है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकी, ठीक है। तो जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है ये वाला, ये कैसा है, इलिप्टिकल पाथ लेता है। अर्थ जो है वो सन के इलिप्टिकल पाथ लेता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ नहीं लेता, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, अंडे जैसा, ठीक है। और हमारा सन है वो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, दो जगह पे, दो जगह पे मतलब या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, इन दोनों में से कहीं एक जगह पे हमारा सन होगा, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है उनका, द लॉ ऑफ एरिया, द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी जो हमारा एरिया दिख रहा है, ये हमारा सन है और यहाँ पे कोई प्लैनेट्स है, अर्थ ही नहीं, मतलब कोई अदर प्लैनेट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, और ये जो लॉ है वो सिर्फ अर्थ के लिए एप्लीकेबल नहीं, सारे प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो केपलर ने हमें दिए। तो ये वाला जो एरिया है जो यहां से यहां तक गया है, देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अंदर का जो एरिया है, केपलर क्या कह रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तो ये वाला डिस्टेंस कम है और ये इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जाने का भी जो इंटरवल है वो, मतलब डिस्टेंस काफी कम दिख रहा है, और यहाँ से जाने के लिए वो डिस्टेंस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो पा रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल कैसे होगा। तो इक्वल वैसे हो सकता है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है ना प्लैनेट प्लैनेट जब यहाँ से यहाँ सपोज अर्थ ही सपोज कर लो, यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो सन के जब पास में होगा तो प्लैनेट की स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जब सन से दूर रहेगा तो प्लैनेट्स की स्पीड क्या हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। इसी की वजह से जो हमारा एरिया 1 है वो इक्वल हो जाता है हमारे एरिया 2 के, ठीक है। ये हमारा केपलर का सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। तो यहां पे दिया है केपलर का हमारा सेकेंड लॉ। तो यहां पे क्या दिया है, देखो प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन क्लोजर द सन। अब जब सन के पास में होगा वो फास्टर मूव करेंगे, एंड प्लैनेट मूव स्लोअर व्हेन फर्दर फ्रॉम द सन। जब सन से दूर रहेगा तो क्या करेगा, स्लो मूव करेगा कोई भी प्लैनेट। अब इसका थर्ड लॉ क्या कहता है केपलर का, तो केपलर का थर्ड लॉ कहता है द स्क्वेयर ऑफ द पीरियड रिवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पीरियड रिवोल्यूशन को हम टी ले लेते हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या बोल रहे हैं, जो टी स्क्वेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके डिस्टेंस के, फ्रॉम द सन। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सन, यहाँ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस, ठीक है, उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, ठीक है। तो ये सपोज मैं ले लेता हूं कि आर ले लेता हूँ डिस्टेंस, तो ये आर क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे हटाऊंगा तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक है। अब ये के यहीं पे रह जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा कि के इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, जो यहाँ पे घूमने का जो टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उसका टाइम का स्क्वायर कर दो, और यहां से सन तक की दूरी, यहां सन से कोई प्लैनेट्स तक की दूरी का क्यूब निकाल दो, जो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट मिलेगी हमें। और इसी अर्थ के लिए नहीं, सभी के लिए वैल्यू सेम मिलेगी, कांस्टेंट एक ही वैल्यू मिलेगी सभी के लिए, ठीक है। तो ये 3 लॉ थे केपलर के जो हमें केपलर ने
दिए हैं। ठीक है।